प्रिय छात्रों, कक्षा 12 भूगोल की इस वर्चुअल कक्षा में मैं डॉक्टर अब्दुल हमीद, प्रवक्ता कमलापति त्रिपाठी बॉयज़ इंटर कॉलेज, आपकी पुस्तक के दूसरे पार्ट के दूसरे अध्याय प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम का दूसरा लेक्चर लेकर आज फिर से उपस्थित हूँ। बच्चों, पहले लेक्चर में हम लोग प्रवास और उसके प्रकार के बारे में जान चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम प्रवास के कारण और परिणामों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कारण की बात करेंगे, यानी हम उन वजहों की पड़ताल करेंगे जिसकी वजह से लोग अपने मूल स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाते हैं। वैसे आप सभी इस बात को समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने जन्म स्थान को छोड़ करके जाना नहीं चाहता, क्योंकि हर व्यक्ति सामान्य तौर पर अपने जन्म स्थान से भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां, कई ऐसे कारण उसके सामने आ जाते हैं जब उसको मजबूरन अपना मूल स्थान छोड़कर अन्यत्र प्रवास के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो सबसे पहले हम प्रवास के कारण में दो वर्गों की बात करेंगे, यानी प्रवास के कारण के दो वर्ग हैं। पहला है प्रतिकर्ष कारक और दूसरा है अपकर्ष कारक। यानी दो वर्ग हैं प्रवास के कारणों के, जिन्हें हम प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक के रूप में जानते हैं। यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन दोनों से आपको अच्छी तरह परिचित होना चाहिए, क्योंकि इस पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। अपकर्ष कारक, प्रवास के अपकर्ष कारक क्या हैं, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक क्या हैं, या फिर प्रवास के अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक में अंतर क्या है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान से समझ लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक को जानते हुए भी आप उत्तर लिखते समय उल्टा कर देते हैं, यानी प्रतिकर्ष में अपकर्ष लिख देते हैं और अपकर्ष में प्रतिकर्ष लिख देते हैं। इसलिए इस अंतर को समझना बेहद ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिकर्ष कारक की। बच्चों, प्रतिकर्ष कारक को हम पुश फैक्टर अंग्रेजी में कहते हैं। पुश फैक्टर, जब आप किसी बड़े मॉल में या किसी बड़े शोरूम में, दुकान में जाते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा कि शीशे का कोई दरवाज़ा होता है, डोर होता है, और हम जब उसको खोलते हैं तो अक्सर बाहर लिखा रहता है पुश, यानी धकेलिए, और जब हम फिर वापस आने लगते हैं तो अंदर की ओर लिखा होता है पुल, यानी खींचिए। तो आप इससे इस अंतर को अच्छी तरह समझ सकते हैं। प्रतिकर्ष कारक का मतलब होता है पुश फैक्टर, यानी धकेलना। प्रतिकर्ष कारक वो प्रतिकूल कारक हैं जिससे लोगों को अपना बसा बसाया मूल स्थान छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यानी जनसंख्या के एक भाग को अपना मूल स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बसने के लिए कुछ कारक विवश करते हैं, वही प्रतिकर्ष कारक होते हैं। जैसे अगर हम आर्थिक कारण के रूप में इसको देखें तो रोजगार के साधन का अभाव। जब किसी क्षेत्र में रोजगार के अच्छे अवसर नहीं होते, साधन नहीं होते, तो लोग रोजी रोटी कमाने के लिए बाध्य होकर दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं। इसी प्रकार कुछ सामाजिक कारण होते हैं, जैसे एक स्थान पर जो लोग बसे हैं उसमें कोई धार्मिक, सामाजिक यानी कि जातिगत या भाषाई ऐसे कोई कारण उत्पन्न हो जाए जिसमें उनके वर्गों में आपस में विवाद हो जाए, झगड़े हो जाए, तो अक्सर पीड़ित पक्ष उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर प्रवास कर देता है। इसे हम सामाजिक कारण के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार भौतिक कारण भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं प्रतिकर्ष कारक के रूप में। जैसे बाढ़, सूखा, तूफान आदि अगर लगातार किसी क्षेत्र में बार बार आता है तो वहाँ के लोग उससे पीड़ित होकर के, बाध्य होकर के अपना वो मूल स्थान छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाने के लिए बाध्य होते हैं। तो इन सभी कारकों को हम
प्रतिकर्ष कारक के रूप में जानते हैं। प्रतिकर्ष मतलब प्रतिकूल कारक। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे वाले की, अपकर्ष कारक यानी अनुकूल कारक। ठीक है, यानी पुल फैक्टर, जो अपनी ओर खींचते हैं। प्रतिकर्ष कारक जनसंख्या को धकेलता है, जाइए यहाँ से, जबकि अपकर्ष कारक यानी पुल फैक्टर क्या होता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, बुलाता है, आइए। ठीक है, इसका मतलब अपनी अनुकूल परिस्थितियों से लोगों को प्रभावित करके अपनी ओर प्रवास के लिए आकर्षित करने वाले जो कारक होते हैं उन्हें हम अपकर्ष कारक कहते हैं। जैसे रोजगार के अच्छे अवसर हैं, किसी क्षेत्र में नियमित काम मिलने की गारंटी है, अच्छा वेतन मिल रहा है, वहाँ लोग प्रवास करने के लिए बाध्य होते हैं, पसंद करते हैं ऐसे क्षेत्रों में बसना। इसके अलावा सामाजिक समरसता वाला समाज, जहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन की अच्छी सुविधाएं हों, वहाँ भी लोग जाना पसंद करते हैं। साथ ही साथ प्राकृतिक रूप से उत्तम क्षेत्र हो, जहाँ प्राकृतिक विपदाओं से लोग पीड़ित न हो, तो ऐसी परिस्थितियों से प्रभावित होकर के लोगों का समूह वहाँ प्रवास करता है और बसने के लिए बाध्य होता है। तो ये सब प्रवास के अपकर्ष कारक हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारकों से भली भांति परिचित हो गए होंगे और अब आपको इसका उत्तर लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। प्रवास के दो वर्ग को जानने के बाद हम लोग जनसंख्या प्रवास के मुख्य कारणों की बात करते हैं, यानी प्रवास किन कारणों से होता है। इन दोनों से आप संक्षेप में बातों को समझ चुके हैं, अब हम थोड़ा डिटेल में उसको जानेंगे कि कौन कौन से कारण हैं जो मनुष्य को बाध्य या आकर्षित करते हैं प्रवास के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इन कारकों में हम बात करेंगे भौतिक कारण की। भौतिक कारण कौन कौन से हैं? भौतिक कारणों से ज़्यादातर लोग अपने एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बसने के लिए बाध्य होते हैं। जैसा आपको मैंने प्रतिकर्ष कारक में बताया कि प्रतिकूल जलवायु वाले क्षेत्र, जहां आए दिन बाढ़, सूखा, अकाल, तूफान या समुद्र के किनारे का क्षेत्र है तो वहाँ पे सुनामी आ रही है बार बार, ज्वालामुखी विस्फोट वाला क्षेत्र है, या ऐसा क्षेत्र है जहाँ बराबर भूस्खलन हो रहा है, मिट्टी का बड़े पैमाने पर कटाव हो रहा है, या मिट्टी में अनुपजाऊपन बढ़ रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों वाले क्षेत्रों से लोग इन कठिन जलवायु परिस्थितियों में रहना पसंद नहीं करते और बाध्य होकर के वो इन स्थानों को छोड़कर प्रवास करते हैं उन क्षेत्रों में जहाँ जलवायु सुगम है, विपदा रहित है, जहाँ मिट्टी का कटाव नहीं होता और जहाँ प्राकृतिक आपदाएं नहीं आती हैं। ठीक है, इसको हम कुछ उदाहरणों से जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य ने का जो सबसे पहला उद्गम स्थल था जहाँ मनुष्य पैदा हुआ वो था मध्य एशियाई क्षेत्र। इस मध्य एशियाई क्षेत्र से भौतिक कारणों से ही भारत, चीन और यूरोप की तरफ लोगों ने प्रवास किया था। अगर हम अपने देश का उदाहरण लें तो हम देखते हैं कि लगातार सूखे के कारण परेशान होकर राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों से लोगों ने पूर्वी क्षेत्र की तरफ प्रवास किया। ये इतिहास है। इसी प्रकार लगातार ज्वालामुखी विस्फोट के कारण सिसिली और इंडोनेशिया के लोगों का प्रवास अन्यत्र सुरक्षित क्षेत्रों की तरफ हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि जनसंख्या प्रवास में भौतिक कारक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे कारण पर, आर्थिक कारण। आज के आधुनिक समय में जनसंख्या प्रवास में मेरी समझ से आर्थिक कारण सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अंतर्गत जीविका के उत्तम साधनों के लिए, यानी अच्छे रोजगार प्राप्त करने के लिए
लोग प्रवास करते हैं। जैसे किसानों का वर्ग अपनी बंजर भूमि के कारण लगातार घट रहे उत्पादन से परेशान होकर ऐसे क्षेत्र की ओर प्रवास करता है जहां उपजाऊ मिट्टी वाली भूमि उपलब्ध है। इसी प्रकार अगर कहीं कोई ऐसी खनिज उत्पन्न करने वाली खान की खोज हो जाए तो उस खान के क्षेत्र की तरफ बहुत सारे लोगों का प्रवास होता है, इस उद्देश्य से कि उनको उस खदान में अच्छी नौकरी मिल जाएगी और उनके आमदनी का एक बढ़िया जरिया बन जाएगा। इसी प्रकार रोजगार के अवसर की प्राप्ति के लिए, अच्छे वेतन के लिए ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की ओर और पिछड़े देशों से विकसित देशों की ओर लोगों का बड़े पैमाने पर प्रवास होता है। यानी आर्थिक साधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हम कुछ उदाहरणों से इसको पुष्ट करना चाहें तो हम देखते हैं कि उपजाऊ कृषि भूमि की तलाश में ही यूरोप, चीन और जापान के लोगों ने बड़े पैमाने पर अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका आदि क्षेत्रों की ओर प्रवास किया था। इसी प्रकार जब ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में सोने की खदान मिली तो उस खदान में रोजगार प्राप्त करने की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया के अन्य क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर लोगों का प्रवास पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की तरफ हुआ था। ठीक है, अब हम बात करेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक कारण की। बच्चों, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण ये प्राचीन काल से ही प्रवास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। ईसा पूर्व तथा उसके पश्चात सामाजिक और सांस्कृतिक, खासतौर से जो धार्मिक प्रचार उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों में। तो जो धार्मिक और सांस्कृतिक प्रचार प्रसार था उसके लिए भारत से हजारों भारतवासी म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चीन और जापान आदि देशों में प्रवास किए थे। धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के साथ वहाँ अपने अनुयायियों में वो इतने लोकप्रिय हो गए और अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाने के दृष्टिगत ऐसे कई समूह जो वहाँ पे प्रवास किए थे वो वहाँ पे बस गए। इसी प्रकार भारत की महान सनातनी संस्कृति से प्रभावित होकर तमाम देशों से कई समूह, कई लोग यहाँ आए और यहीं के होकर रह गए। इस प्रकार सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी प्रवास के महत्वपूर्ण कारण के रूप में महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अब हम राजनीतिक कारण, चौथे और अंतिम कारण की बात करेंगे जिसे हम राजनीतिक कारण के रूप में जानते हैं। आधुनिक संदर्भों में राजनीतिक कारक भी प्रवास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बच्चों, आप जानते हैं बहुत सारे देश आज आतंकवाद, गृहयुद्ध जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं। तो यह युद्ध, गृहयुद्ध, देश का विभाजन या राजनीतिक अस्थिरता किसी देश में है, आतंकवाद है, इन सभी कारणों को हम राजनीतिक कारण के रूप में जानते हैं। आज के समय में इन कारणों से बड़े पैमाने पर लोगों का प्रवास हो रहा है। इसे हम कुछ प्राचीन और कुछ आधुनिक उदाहरणों से समझने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं 1947 में हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ। उसके साथ एक और बड़ी घटना हुई और वो ये थी कि भारत का बंटवारा हो गया, भारत और पाकिस्तान। इस बंटवारे से बहुत सारे लोग प्रभावित हुए। लाखों की संख्या में भारत से लोग पाकिस्तान में बसने चले गए और पाकिस्तान से लाखों लाख लोग भारत की ओर प्रवास किए। ये बहुत बड़ा उदाहरण है प्राचीन काल का। इसी प्रकार 1971 में पाकिस्तान और बांग्लादेश युद्ध के बाद तमाम बांग्लादेशियों ने भागकर भारत में शरण ले ली, यानी उन्होंने भारत की तरफ प्रवास किया।
अगर आधुनिक संदर्भों में देखें तो हम देखते हैं कि पिछले कई वर्षों से खाड़ी क्षेत्र का एक देश सीरिया आतंकवाद से बुरी तरह और गृह युद्ध से बुरी तरह पीड़ित है। यहाँ से जान बचाकर कई पारिवारिक समूह प्रवास कर यूरोपीय देशों में शरण ले रहे हैं। इसी प्रकार कुछ वर्षों पूर्व म्यांमार में भयानक हिंसा से पीड़ित होकर के रोहिंग्या नामक समूह भी अपनी जान बचाने के लिए परिवार के साथ भागकर बांग्लादेश और भारत की ओर प्रवास किए हैं। ये सब प्रवास राजनीतिक कारणों से हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये 4 महत्वपूर्ण कारण हैं जो जनसंख्या के प्रवास के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी हैं। अब हम इन प्रवासों से कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, यानी उनके क्या परिणाम निकले हैं, इसकी चर्चा करेंगे, इसको देखेंगे। तो प्रवास के परिणाम में भी आप देख रहे हैं कुल 4 प्रकार के परिणाम हमको दिखाई पड़ते हैं। पहला परिणाम जो है वो आर्थिक परिणाम है। बच्चों, आप जानते हैं रोजगार की प्राप्ति के लिए, जैसा कि मैंने बार बार बताया आपको, बड़ी संख्या में लोग गांव से शहरों में और इसके अलावा अपने देश से विदेशों में प्रवास करते हैं। वहाँ जा कर के अच्छे रोजगार के अवसर तलाशते हैं और रोजगार पा जाने के बाद वहाँ सेटल होकर के पैसा कमाते हैं, रोजी कमाते हैं। ठीक है, प्रवासियों द्वारा, इन्हें हम प्रवासी कहते हैं, जो दूसरे देशों में जा कर के निवास करते हैं वो भी प्रवासी हैं। और आंतरिक स्तर पर अगर देखा जाए तो किसी गांव, जैसे यूपी या बिहार के किसी क्षेत्र से गांव से लोग जा कर के भारत के ही मुंबई में, दिल्ली में या गुजरात के सूरत या अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में, कर्नाटक के बेंगलुरु में जा कर के अगर वहाँ पे सेटल हो जाते हैं, अच्छे रोजगार प्राप्त कर लेते हैं, तो वो आंतरिक प्रवासी माने जाते हैं। तो प्रवासियों द्वारा उद्गम क्षेत्र में रहने वाले प्रवासी जाते हैं, सब तो जाते नहीं, कभी कभी कुछ ऐसे भी उदाहरण है कि पूरे परिवार सहित लोग प्रवास करते हैं। लेकिन ज़्यादातर रोजगार प्राप्ति की अगर बात होती है तो क्या होता है कि परिवार के 1-2 सदस्य प्रवास करके वहाँ रोजी रोटी कमाते हैं और अपने उद्गम क्षेत्र का मतलब जहाँ से वो गए हैं, और जहाँ गए हैं उसको हम गंतव्य क्षेत्र कहते हैं। तो उद्गम क्षेत्र जहाँ से वो गए हैं वहाँ उनका भरा पूरा परिवार रहता है, जो कि इन्हीं की कमाई पर आश्रित होता है। तो प्रवासियों द्वारा उद्गम क्षेत्र में रहने वाले अपने परिजनों को पूंजी भेजी जाती है, पैसा भेजा जाता है, जिससे इस क्षेत्र को बेहद लाभ होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों यानी कि विदेश में जो लोग हैं वो हुंडियों के माध्यम से, आपकी पुस्तक में से हुंडी शब्द बताया गया है। हुंडी का मतलब होता है धनराशि, जो एक तरीके से आप साधारण भाषा में समझ लीजिए कि बैंक ड्राफ्ट की तरीके से पहले पैसा आता था। अब तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, बैंक में निफ्ट के माध्यम से, आरटीजीएस के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से पैसे का ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन आज से कुछ सालों पहले जो है थोड़ी सी प्रक्रिया कठिन थी, लोगों को अपने पैसे का बैंक ड्राफ्ट बना करके भेजा, अपने परिवारजनों को भेजते थे वो लोग, और इन्हें हम पुस्तक में हुंडी के नाम से पढ़ने को हमें मिलता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी यानी विदेशियों द्वारा हुंडियों के रूप में जो विदेशी से पूंजी भेजी जाती थी, वो एक विदेशी मुद्रा प्राप्ति का अपने देश के लिए महत्वपूर्ण स्रोत होती। आपको मैं एक आंकड़ा बताऊं, 2002 में 110 खरब अमेरिकी डॉलर इन विदेशी प्रवासियों द्वारा भारत में अपने परिजनों को भेजे गए। ये बहुत बड़ी रकम थी। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हैं खाड़ी देशों में, विशेष रूप से सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत या संयुक्त अरब अमीरात के अलावा अमेरिका, यूरोपीय देशों में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड, यानी दुनिया के कोने कोने में बड़ी संख्या में भारतीय बसे हुए हैं, जो वहाँ पे अच्छे
काम धंधे पे लगे हुए हैं, अच्छी कमाई कर रहे हैं, और वही ऐसे ही प्रवासी उद्गम क्षेत्र में अपने परिजनों को मासिक रूप से या किसी भी समय या वार्षिक रूप से राशि भेजते रहते हैं, धनराशि भेजते रहते हैं। इसी प्रकार जो आंतरिक प्रवासी हैं, जो यूपी बिहार या छोटे राज्यों से, कमज़ोर राज्यों से जा कर के ऐसे राज्यों के बड़े बड़े शहरों में बसे हुए हैं जहां से उनको अच्छे रोजगार और पूंजी प्राप्त हो रही है, वो भी धनराशि भेजते हैं अपने परिजनों को। ये धनराशि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रवासियों द्वारा भेजी गई धनराशि से बहुत कम होती है, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उद्गम क्षेत्र के आर्थिक उन्नयन में, आर्थिक विकास में। बच्चों, जो ये पूंजी प्रवासियों द्वारा भेजी जाती है, इसका प्रयोग मुख्य रूप से भोजन, वस्त्र, उधार चुकता करने के लिए, चिकित्सा यानी उपचार के लिए, शादी विवाह पे खर्च करने के लिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे खर्च करने के लिए, साथ ही साथ तीज त्योहारों के खर्च के लिए, या घर के निर्माण के लिए, या खेती बाड़ी के लिए, ऐसे तमाम कामों के पर यह पूंजी खर्च होती है, जिससे उस क्षेत्र का विकास भी होता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश आदि के हजारों गरीब गांवों में प्रवासियों द्वारा भेजी गई पूंजी एक रक्त संचार का काम करती है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रवास से उद्गम क्षेत्र को तो फायदा होता ही है, गंतव्य क्षेत्र को भी फायदा होता है। यानी जहां वो प्रवासी जाकर बसे हैं, रोजगार प्राप्त किए हैं, उस क्षेत्र को भी फायदा होता है। वो कैसे? तो निश्चित रूप से कुशल या अर्धकुशल लोग जो जा करके विदेशों में या भारत के बड़े शहरों में, दूसरे राज्यों में रोजगार प्राप्त किए हैं, वो निश्चित रूप से अपने श्रम से, अपनी कुशलता से खुद भी कमा रहे हैं, और उनका जो ऑनर है, उनका जो मालिक है, उसको भी लाभ मिल रहा है इसका, साथ ही साथ उस क्षेत्र के विकास में भी लाभ हो रहा है। अगर हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से देखें तो आप जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा राज्य कृषि प्रधान राज्य हैं। बड़े पैमाने पर यहाँ पे गेहूं, चावल और अन्य कृषि पदार्थों का उत्पादन होता है। यहाँ बड़े काश्तकार, बड़े किसान हैं। जबकि दूसरी ओर कुछ गरीब राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, इन राज्यों में तमाम भूमिहीन कृषक हैं जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं। तो ये लोग पंजाब और हरियाणा जैसे कृषि प्रधान राज्यों में जाते हैं और वहाँ पे कृषि मजदूर के रूप में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं देते हैं, जिससे कृषि उत्पादन बहुत बढ़ जाता है। तो इसका लाभ इन्हें भी मिलता है, और जो काश्तकार, जो वहाँ का जमींदार होता है, उसको भी बड़े पैमाने पर इसका लाभ मिलता है। पंजाब और हरियाणा में जो हरित क्रांति का लाभ मिला है, उसके पीछे इन कामगारों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है, ये आप समझ लें। ठीक है। तो आर्थिक परिणाम के बाद अब हम जनांककीय परिणाम की बात करेंगे। जनांककीय परिणाम क्या है? प्रवास जब जनसंख्या के ढांचे को प्रभावित करता है, जनसंख्या के ढांचे को अगर प्रवास प्रभावित करता है तो इसे हम जनांककीय परिणाम कहते हैं। आंतरिक प्रवास से देश में जनसंख्या घटती बढ़ती नहीं, बस केवल उसका पुनर्वितरण होता है। यानी एक जगह से जनसंख्या का कुछ हिस्सा जाता है और दूसरी जगह जाकर के बस जाता है। हालांकि विदेश में जो लोग जाकर बसते हैं उससे देश की जनसंख्या थोड़ी सी कम होती है, लेकिन इतनी विशाल जनसंख्या वाले देश में 1-2 लाख लोगों का निकल जाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। फिर भी ज़्यादातर जो बाहर जाते हैं वो युवा होते हैं, पुरुष होते हैं, कुशल और दक्ष लोग होते हैं,
ये लोग जब प्रवास करते हैं दूसरे क्षेत्रों में तो इससे जनांकीय संगठन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी जहाँ से ये लोग, जिस क्षेत्र से, उद्गम क्षेत्र से ये लोग जाते हैं, वहाँ की जनसंख्या का जो संगठन है उसके आयु और लिंग संरचना पर जो है वो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वो कैसे? अब गांव से मैंने बताया आपको, ज़्यादातर युवा गए, पुरुष गए। युवा गए तो बूढ़े बच्चों की संख्या बढ़ जाती है उस गांव में, युवा कम हो जाते हैं। पुरुष जा रहे हैं, महिलाएं ज़्यादा हो जाते हैं, पुरुष कम हो जाते हैं। इसी प्रकार ये दक्ष और कुशल लोग होते हैं जो जाते हैं, इससे वहाँ अकुशल श्रमिकों की संख्या बढ़ जाती है। तो ये हम देखते हैं कि आयु और लिंग के आधार पर जनसंख्या के संगठन पर इसका बुरा यानी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये है जनांकीय परिणाम। और हम अब बात करेंगे सामाजिक परिणाम की। सामाजिक परिणाम क्या है? तो इसको आप समझे बच्चों, प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के वाहक भी होते हैं। वाहक समझ रहे हैं? यानी जो सामाजिक परिवर्तन होता है समाज में, ये प्रवासी उसको फैलाते हैं, दूसरी जगह पहुंचाते हैं। जैसे शहर में शहरी संस्कृति को सीख लेने के बाद, जैसे नई तकनीक जान लिया, शहर में रहने वाले लोग परिवार नियोजन का महत्व जान लिए, इसके अलावा स्त्री शिक्षा का भी महत्व वो समझ लिए, तो गांव की रूढ़िवादिता पर वो जाके प्रहार करते हैं। यानी इन नए विचारों को, नई तकनीक को जा करके गांव में अपने जहां से वो आए हैं वहां पे फैलाते हैं। इसका उन गांवों को अच्छा लाभ मिलता है। साथ ही साथ प्रवास से समाज में मेल मिलाप और एक साझा संस्कृति का भी उदय होता है। ये देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। हालांकि प्रवेश से कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ लोग अकेलेपन के, गुमनामी के शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, खिन्नता आ जाती है उनके अंदर, और ऐसे में वो अपराध और ड्रग्स लेने के आदी भी हो जाते हैं। तो ऐसी नकारात्मक स्थितियां भी समाज में पैदा हो जाती हैं। ये सामाजिक परिणाम का ही एक अंग है। और हम अंत में चौथे परिणाम की बात करेंगे, जिसे हम पर्यावरणीय परिणाम कहते हैं। पर्यावरण तो आप जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से आप जानते हैं नगरों की ओर बड़े पैमाने पर रोजगार की प्राप्ति के लिए प्रवास होता है। इस प्रवास से नगरों में भीड़ बढ़ती चली जाती है। भीड़ जनित समस्याएं इस कारण शहरों में बड़े पैमाने पर उत्पन्न होती हैं। ऐसे लोग जाकर कोई छोटा मोटा रोजगार तो ढूंढ लेते हैं शहर में, लेकिन उनके रहने की व्यवस्था नहीं हो पाती। वो इतना नहीं कमा पाते कि कहीं एक कमरा लेकर एक अच्छा जीवन यापन कर सकें। इसलिए आमतौर पर वो किसी खाली ज़मीन पर, सड़क के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे, किसी खाली बाग बगीचे में अपनी झुग्गी झोपड़ी डाल लेते हैं, और ये झुग्गी झोपड़ी बढ़ती जाती है, जिससे वहाँ पे शहर में एक गंदी बस्ती बन जाती है। और गंदी बस्ती शहर के लिए एक तरह की समस्या होती है। गंदे पानी की समस्या, अति भूजल दोहन की समस्या, मल निपटान की समस्या, ठोस कचरे के निपटान की समस्या, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये तमाम समस्याएं जो पर्यावरण से जुड़ी होती हैं वो इससे उत्पन्न होती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रवास से पर्यावरण पर नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक के साथ जनसंख्या प्रवास के मुख्य कारणों और उसके परिणामों से परिचित हो गए होंगे। इसी के साथ आपका यह अध्याय भी समाप्त होता है। हम अगले लेक्चर में एक नए अध्याय के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।